हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदेव सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदेव में। जैसा कि आपको पता है, अपना आरबीएससी एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स यानी कि समुच्चय चल रहा है, जिसने मैंने आपको पहली क्लास में बताया था क्या होता है समुच्चय, किस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं, कितनी विधियों से इसको निरूपित करते हैं। तो दो विधियाँ बताई थी मैंने, एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। उस पर बेस्ड अपने कुछ उदाहरण भी किए थे। अगर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर रूप में बदलना या रोस्टर जो फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, इस पर बेस्ड हमने कुछ उदाहरण किए थे। आइए उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 में क्या निम्न में से कौन से समुच्चय है। कुछ अपने को संग्रह दिए गए हैं, अपने को बताना है ये समुच्चय है या नहीं। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। किससे प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कलेक्शन ऑफ मंथ इन ए ईयर टू स्टार्ट ए लेटर विद जे, यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंथ की बात करें तो अपने कौन कौन सा आ सकता है। एक तो जनवरी, दूसरा जून, तीसरा जुलाई। क्या जो ये कलेक्शन है क्या वेल डिफाइन नहीं है, क्या सुपरिभाषित है कि नहीं है। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है क्या, यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों की बात करें तो क्या ये दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो जो ये कलेक्शन होगा वो क्या वेल डिफाइन नहीं होगा, वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन होगा तो अपने कह देंगे जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो क्या लिख देंगे, यह एक क्या समुच्चय है। 2 नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे, अब अधिक प्रतिभाशाली लेखकों से क्या मतलब हुआ। हो सकता है वो मेरे नज़रिए से वो लेखक अलग हों, आपके नज़रिए से अलग हों। हो सकता है जो आपका सहपाठी हो उसके नज़रिए से प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो। तो जो ये कलेक्शन होगा वो क्या वेल डिफाइन होगा, क्या नहीं, क्योंकि जो ये कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो कह देंगे जो ये प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है वो क्या होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। तो यह एक समुच्चय नहीं है। आगे कह रहे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब क्या ये जो कलेक्शन होगा सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, क्या ये वेल डिफाइन होगा क्या। मेरे नज़रिए से वो 11 बल्लेबाज कुछ और हो सकते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। तो जो ये कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यह भी एक क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा, यानी कि यह एक समुच्चय नहीं है। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो कलेक्शन होगा वो क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, यह एक समुच्चय नहीं है। आगे कह रहे हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा, तो आपकी कक्षा में कुछ छात्र होंगे, वो निश्चित होंगे, है ना। चाहे 20 है या 25 है या 30 है, कितनी भी संख्या हो सकती है उनकी ना, जो भी है। अगर जो आप उनका कलेक्शन बनाएंगे, अगर 50 है तो आप 50 का नाम लिखोगे। अगर आपका सहपाठी होगा वो भी क्या लिखेगा, उन 50 के ही नाम लिखेगा। यानी कि जो कलेक्शन बनाएगा वो 50 नामों का ही बनाएगा। तो क्या ये कलेक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो यह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो लिख देंगे जो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। यह एक क्या है, समुच्चय है। अगर ये आपकी कक्षा नहीं कहता, अगर सीधा ही कहता सभी बालकों का संग्रह। अब सभी बालकों से क्या मतलब हुआ, तो बालक तो बहुत से हो सकते हैं, किसी के हिसाब से कलेक्शन कुछ और हो सकता है, किसी के हिसाब से कलेक्शन और हो सकता है। मान लीजिए ये मेरी वीडियो एक ही समय पर 2 या 3 जने देख रहे होंगे, तो अगर कह दिया सभी बालकों का संग्रह,
तो सभी बालकों का संग्रह वो कुछ और बनाएगा, तो जो ये कलेक्शन होगा क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो उस स्थिति में वो क्या नहीं होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। लेकिन इसने क्या कहा, आपकी कक्षा, यानी कि एक निश्चित कर दिया कि आपकी कक्षा, उसमें जितने बालक हैं 50 हैं 60 हैं, तो आप उन 60 का कलेक्शन बनाओगे। अगर कोई भी आपकी कक्षा में कलेक्शन बनाएगा तो उन 60 बच्चों का नाम लिखेगा, चाहे उस क्लास में से कोई भी कलेक्शन बनाए, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसी के आगे कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, उनको अपने समझते हैं। आगे देखिए, कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब अपने को पता है जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। अब 1 से लेकर 1 2 3 इस प्रकार से वो अनंत तक हो सकती है। तो कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब जो 100 से कम प्राकृत संख्या होगी वो कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से लेकर 100 से कम कह रहे हैं तो कहाँ तक होगी, 99 तक। क्या जो ये कलेक्शन होगा क्या वेल डिफाइन नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। अब अगर आप किसी से भी पूछें 100 से कम जो सभी नेचुरल नंबर उनका जो कलेक्शन बनाइए, तो वो क्या बनाएगा, यही बनाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइन है। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, नहीं। अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या है, वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन है तो क्या होगा कि ये समुच्चय होगा। तो लिख देंगे यह एक क्या है, समुच्चय है। आगे कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जो लेखक है प्रेमचंद, उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे होंगे, तो जो उपन्यास लिखेंगे उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। अगर आप उनका कलेक्शन बनाना चाहें, अगर उन्होंने 20 लिखे हैं तो आप उन 20 को लिख देंगे, अगर उन्होंने 25 लिखे हैं तो 25 लिख देंगे। यानी कि जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं आप उनको लिख सकते हैं, यानी कि उनका एक कलेक्शन बना सकते हैं। अगर 20 लिखे हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप उन 20 के नाम लिखेंगे। अगर कोई अन्य व्यक्ति लिखना चाहेगा तो वो भी उन 20 उपन्यासों के नाम लिखेगा। क्या ये एक कलेक्शन है, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन होगा तो यह क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। तो लिख देंगे यह एक क्या है, समुच्चय है। आगे कह रहे हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक कौन से होते हैं, यानी कि जो दशमलव वाले नहीं होते, दशमलव वाले यानी कि दशमलव में या जो भिन्न में नहीं होते, वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब सम पूर्णांक का क्या मतलब है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें 2 का भाग क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए। क्या जो ये कलेक्शन होगा पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्या, नहीं। आप किसी से भी पूछोगे जो इवन इंटीजर, जो ऑल इवन इंटीजर है उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, एक वेल डिफाइन होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला। तो लिख देंगे यह एक क्या है, समुच्चय है। सम पूर्णांक से क्या मतलब है, इवन इंटीजर। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो ये अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है सेट्स यानी कि समुच्चय, इसमें जो प्रश्न आएंगे उनका जो कलेक्शन बनाना चाहिए। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपकी क्लास, आपकी बुक में 50 क्वेश्चन है तो किसी दूसरे की बुक में भी वो क्या होंगे, 50 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये जो कलेक्शन होगा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो लिख देंगे यह एक क्या है, समुच्चय है। यह एक समुच्चय है, इट्स ए सेट। कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों से क्या मतलब है, अब सभी के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, सांप की बात करूं, कई जनों को सांप से डर नहीं लगता, वो पकड़ भी लेते हैं सांप को, नहीं लगता। अब मेरे को तो सांप से डर लगता है, तो मेरे लिए सांप क्या हो गया, एक खतरनाक हो गया। किसी वो दूसरे के लिए खतरनाक नहीं भी हो सकता। इसी तरह से अगर मैं कुत्ते की बात करूं तो किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को नहीं लगता। तो किसी के लिए वो खतरनाक जानवर है तो किसी के लिए वो खतरनाक जानवर नहीं है। तो जो ये कलेक्शन है खतरनाक जानवरों का, ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन नहीं होने का मतलब है जो ये कलेक्शन है पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यह एक क्या नहीं होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। तो लिख देंगे यह एक समुच्चय नहीं है।
तो क्या लिख देंगे, यह एक समुच्चय नहीं है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 1, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें बताना था कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर, समुच्चय दे रखा है ए, उसमें अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। कह रहे किस स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब बिलोंग्स टू कब आता है, जब कोई, मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई अवयव उस समुच्चय में है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, अगर वो उसमें नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। कह रहा है 5, अब देखो 5 ए में है क्या, बिल्कुल 5 है, जो ए समुच्चय का अवयव है तो क्या लगा देंगे 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 है वो समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। अब 2 नंबर की बात करूँ, क्या 8 ए में है क्या, 8 है जो ए में है, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि जो 8 है वो ए का अवयव नहीं है। अब 3 नंबर की बात करें, क्या 0 ए में है क्या, 0 ए में नहीं है, 0 ए में नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 0 ए का अवयव नहीं है। अब आगे 4 नंबर की बात करूँ, क्या 4 ए में है क्या, बिल्कुल है, 4 अगर ए में है तो क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू, यानी कि 4 ए का क्या है, अवयव है। अब 5 नंबर की बात करूँ तो क्या 2 ए में है, बिल्कुल है 2 ए में, तो क्या लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 ए का क्या है, अवयव है। क्या 10 ए में है क्या, नहीं, तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 10 ए का अवयव नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब मैंने बताया था रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, जो समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं उनको कोमा द्वारा अलग करके मंजिला ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कोई समुच्चय का अवयव होता है एक्स, उसके परिभाषा लिखी जाती है, उसका कोई गुणधर्म लिखा जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म दी गई आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। आइए लिखते हैं। पहला कह रहा है कोई ए समुच्चय, उसके अंदर कितने एलिमेंट, एक्स एलिमेंट। तो एक्स क्या है, एक्स का गुणधर्म क्या है, एक्स एक पूर्णांक है और -3 से तो बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा। अब पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाली संख्याएं भी, प्लस वाली संख्याएं भी, और उसमें जीरो भी क्या होता है, शामिल होता है। तो कह रहा है एक्स इज ए इंटीजर, और जो एक्स है वो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। अगर मैं इस संख्या रेखा की बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ये 6, ये 7, इस तरह से इधर -1, -2 और -3। कह रहे हैं -3 से बड़े, तो -3 से बड़े पूर्णांक कौन से हैं, ये वाला -2, -1, और कह रहा है 7 से छोटे पूर्णांक यानी कि 6 तक। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, -2 से लेकर 6 तक लेने हैं। अगर यहाँ पर =2 का भी चिन्ह होता तो अपने -3 भी इसमें लेते, लेकिन वो कह रहा है -3 को नहीं लेना, -3 से क्या लेने हैं, बड़े लेने हैं। -3 से बड़े लेने हैं तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेंगे, नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर =2 होता तो अपने क्या लेते, 7 लेते। लेकिन कह रहा है 7 से क्या लेने हैं, छोटे लेने हैं। तो 7 से छोटे और -3 से बड़े। तो जो समुच्चय ए होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये x सच दैट x इज ए इंटीजर और है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो वो कौन से होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। अब 2 नंबर कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है और कम किससे है, 6 से कम। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब वो नेचुरल नंबर में कौन से लेने हैं, 6 से कम। अब 6 से कम मैं पूछूं आपसे, 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5। क्या 6 लेंगे, नहीं, वो कह रहा है 6 से कम। 6 से कम तो 1, 2, 3, 4, 5। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियो दोबारा देखना है। अगर आ रहा है तो आपको हाँ या ना कहना है, अभी समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आता तो उसको वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो 3 नंबर कह रहे हैं
कोई सी समुच्चय है, उसके अंदर x एलिमेंट है, सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। कह रहा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड देयर डिजिट सम इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 अंकों की नेचुरल नंबर है और उसके जो डिजिट का सम है वो कितना है, 8 है। तो जो सी समुच्चय है उसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं कौन सी हो सकती है, नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। तो मैंने लिखा एक साथ, क्या इन दोनों का योग 8 है, बिल्कुल है। मैंने लिखा 2 और 6 26, यानी कि 6 और 2 8। मैंने लिखा 3 और 5, तो क्या ये इनके अंकों का योग 8 है, और ये 2 अंक की भी है, ये भी 2 अंक की है, ये भी 2 अंक की है। मैंने लिखा 4 और 4, ये भी 2 अंकों की संख्या और इनके अंकों का योग कितना, 8। मैंने लिखा 5 और 3, ये भी 8 है। मैंने लिखा 6 और 2, ये भी 8 है। मैंने लिखा 7 और 1 8। मैंने लिखा 8 और 0। तो वो 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है जिनका योगफल कितना हो, 8। 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8। तो वो प्राकृत संख्याएं जिनका योग 8 वाला है, तो उनका जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। और ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है डी कोई समुच्चय है जिसके अंदर x एलिमेंट है, सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाज्यक है, यानी कि जिसमें जो संख्या 60 की भाज्यक यानी कि 60 में उसका क्या जाएगा, पूरा भाग भी जाना चाहिए। और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, यानी कि जो अभाज्य सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र वो कौन सी है, 2 ही है। एकमात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें वो क्या होती है, 2 होती है ना। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो ऐसे प्राइम नंबरों का अपने को समुच्चय बनाना है जो जिसका 60 में पूरा भाग चला जाए। तो पहले 60 के अपने गुणनखंड करते हैं, 30, ये 15, ये 5 और ये 5 1 है ना, 2 दूनी 4 3 12 5 जा 60 है ना। तो इस डी का समुच्चय बनाना चाहें तो कौन कौन से, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्या दोबारा 2 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि समुच्चय में एलिमेंट या जो अवयव हैं वो रिपीट नहीं होते। अब 2 एक बार आ गया, क्या दो बार लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। और 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, क्या किसी और संख्या का भाग जाएगा, नहीं। और 5 भी क्या एक अभाज्य संख्या, क्या 5 में किसी और संख्या का भाग जाएगा, नहीं। 1 और खुद के अलावा किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। तो 60 की जो भाज्यक होगी वो प्राइम नंबर जो होंगे, जो 60 की भाज्य होंगे, उनका जो समुच्चय वो होगा, वो क्या होगा, 2 3 और 5। ये इसका कौन सा रूप आ गया, रोस्टर रूप। आगे देखो, कह रहा है ये कोई समुच्चय है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री शब्द दिया गया है, इसके सभी अक्षरों का क्या बनाना है, अपने को समुच्चय बनाना है। और इस समुच्चय को कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, ये कह रहा है कोई समुच्चय है, अब रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, शब्दों को अलग अलग करके और मंजिला ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहले क्या है, टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। क्या वो लिखेंगे क्या, नहीं। समुच्चय में जो रोस्टर रूप लिखते वक्त समुच्चय के जो अवयव हैं वो रिपीट नहीं होते। फिर क्या लिखेंगे, एम, फिर क्या लिखेंगे, ई, क्या टी लिखेंगे क्या, नहीं, टी एक बार आ चुका है। आर लिखेंगे, नहीं, आर भी आ चुका है। क्या लिख देंगे, वाई और मंजिला ब्रैकेट। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय का जो रोस्टर रूप वो क्या हो जाएगा, TRIGONMEY। इसी तरह से आगे देखो, एफ कह रहा है कोई समुच्चय है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा है एफ कोई समुच्चय है, तो इसमें अवयवों को लिखेंगे अपने और कोमा द्वारा अलग करके और मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ई, फिर क्या टी। क्या टी 2 बार लिखेंगे, नहीं। ई लिखेंगे, नहीं, ई एक बार आ चुका है। फिर क्या लिख देंगे, आर। एफ समुच्चय दे रखा था, इसमें बेटर शब्द के सभी जो अक्षरों का समुच्चय वो क्या आ जाएगा, BETR। ये कौन सा रूप आ गया, रोस्टर, यहाँ टेबुलर फॉर्म आ गई। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 3।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की जो क्लास रहेगी वो अपनी इतनी ही रहेगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे पूरा गणित का सिलेबस अध्यायवार, जो RBSE NCERT का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अपने चलेंगे। धन्यवाद।